नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा प्रैक्टिस सेट पांचवा। इससे पहले मैंने 4 प्रैक्टिस सेट हिंदी का 4 प्रैक्टिस सेट टेट एग्जाम के रिलेटेड मैंने करा चुका हूं। तो अगर उस 4 प्रैक्टिस सेट की आप वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर जाकर देखिएगा। प्लेइंग लिस्ट बनाया हूं टेट एग्जाम 2021 के प्लेइंग लिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। तो ये हमारा पांचवा प्रैक्टिस सेट है। इसमें भी 30 क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इस प्रैक्टिस सेट को लगाइए। काफी कम समय में मैं सोचता हूं कि ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस सेट करा दूं। तो मैं 23 जनवरी के 22 जनवरी तक मैं जितना मेरे तरफ से हो सकता है उतनी मैं प्रैक्टिस सेट अपनी तरफ से करा दूंगा। तो चलिए दोस्त, आज सीधे चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 5 और प्रैक्टिस सेट नंबर 5 के पहले प्रश्न पर। तो पहले प्रश्न की बात करते हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि सीसिंग सेंगर ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है। सीसिंग सेंगर ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है। तो इन्होंने जो पहला कवि माने हैं वो पुष्पदंत को इन्होंने पहला कवि माने हैं। तो ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प पहला का सही हो जाएगा। दूसरा, पद्मावत किस कवि की रचना, काफी इंपोर्टेंट है। पद्मावत किस कवि की रचना है। तो ये जो रचना है जायसी की रचना है, सबको पता होगा। ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 करा कि रामचरितमानस में कुल कितने खंड हैं। तो आप सभी को पता है कि 7 खंड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प तीसरा का सही हो जाता है। तो रामचरितमानस में कितने खंड हैं? 7। प्रश्न नंबर, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा कि रामचरितमानस तुलसी द्वारा रचित भाषा है। तो वह किस भाषा में रामचरित की रचना तुलसीदास ने किया है। तो किस भाषा में? तो अवधी भाषा में किया है। ध्यान में रखिएगा, पहला विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6, जहां पर थोड़ा बहुत बातें करने लायक रहेगी। मैं जरूर बातें आप लोगों से करूंगा। जैसे प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि निम्न में से अष्टछाप कवि नहीं है। अष्टछाप की स्थापना किसने किया था। तो वल्लभाचार्य और विठल दास, इन दोनों लोगों का 4-4 शिष्य थे। तो उसी को अष्टछाप कहा जाता है। अष्टछाप के अंतर्गत इसमें से कौन नहीं आता है वो आपको बताना है। तो डी वाला विकल्प जो कृष्णानंद है वो नहीं आते। सूरदास, कुंभन दास और नंददास जो है ये अष्टछाप के अंतर्गत आते हैं। तो ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 करा कि साहित्य लहरी किस कवि की रचना है। तो साहित्य लहरी की अगर हम बात करें तो ये सूरदास की रचना है। सूर सागर साहित्य लहरी, और ये इनकी जो प्रमुख रचना है यही है। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि निम्न में से रीति मुक्त कवि नहीं है। इसमें से रीति मुक्त आपको बताना है कि कौन नहीं है। तो रीति मुक्त की अगर हम बात करें तो इसमें से कौन नहीं है, तो वह है बिहारी जी। तो ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। 7वां का सी वाला विकल्प, रीति मुक्त कौन नहीं है ये आपको बताना था। अब चलते हैं, देखिए बिहारी जो है ना, ये किसके अंतर्गत जाते हैं। तो रीति सिद्ध के अंतर्गत आते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, गानानंद, बोधा और आलम ये तीनों लोग, और एक ठाकुर भी हैं वो भी आते हैं। तो वो तीनों, ये चारों लोग रीति मुक्त के अंतर्गत आते हैं। रीति मुक्त पूछ रहा है कि इसमें से कौन नहीं है। तो बिहारी। रीति सिद्ध के अंतर्गत बिहारी आते हैं, और रसनिधि एक नाम है, और भी आते हैं। तो अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8। और प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला। ऑप्शन नंबर बी वाला 8वां का सही हो जाएगा। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। प्रश्न नंबर 9, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई की अगर हम बात करें तो वो होता है वर्ण होता है। तो बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं। तो जिन शब्दों के अंत में अ आता है उसको आकारांत कहते हैं। 10वां का सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। सरल प्रश्न है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 11, निम्न में से स्पर्श संघर्षी वर्ण नहीं है। स्पर्श संघर्षी वर्ण इसमें से कौन नहीं है वो आपको बताना है। तो स्पर्श संघर्षी वर्ण इसमें से जो नहीं है वो है डी वाला। च वर्ण के अंतर्गत जो आएगा वो स्पर्श संघर्षी वर्ण के अंतर्गत आता है। ध्यान में रखिएगा, च, छ, ज, झ, इया ये सभी स्पर्श संघर्षी वर्ण के अंतर्गत आते हैं। ट वाला विकल्प ट जो है वो नहीं आएगा। तो डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। 11 का 12वां प्रश्न का कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं ये आपको बताना है। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद की अगर हम बात करें तो वो होते हैं 3।
अब चलते हैं प्रश्न नंबर आगे और प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि सभा शब्द में कौन सी संज्ञा का भेद है। सभा 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 शब्द में कौन सी संज्ञा का भेद है ये आपको बताना है। तो सभा एक समूह को प्रदर्शित कर रहा है, तो सी वाला विकल्प सही हो जाएगा 13 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 कह रहा कि वह आदमी जहां रहता, वह आदमी जा रहा है, वह आदमी जा रहा है वाक्य में वह शब्द क्या है। तो वह आदमी जा रहा है, वह जो है वो एक निश्चित कर रहा है कि वो आदमी जा रहा है, तो इसका विकल्प सी वाला विकल्प सही हो जाएगा 14 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 कह रहा कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। देखिए दो चीजें समझिए, हालांकि प्रश्न थोड़ा गलत सेंस में दे दिया है, प्रश्न का जो टाइटल पूछने का चाहिए वो गलत दिया है। पूछ रहा है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ये प्रश्न पूछ रहा है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि विश्व हिंदी दिवस पूछे तो 10 जनवरी को मारेंगे, और राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछे तो 14 सितंबर को हम मारते हैं राष्ट्रीय हिंदी दिवस। तो अब विकल्प के सेंस पर डिपेंड करेगा, हालांकि प्रश्न अब प्रश्न के अकॉर्डिंग मैं बता ही नहीं सकता। अगर राष्ट्रीय पूछे तो 14 सितंबर, विश्व पूछे तो 10 जनवरी, तो आप अपने तरफ से लगा लीजिएगा, दोनों उत्तर बता दिया। प्रश्न नंबर 16, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था। देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, विकल्प आपके सामने है, आपको बताना है। तो देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, तो देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग की अगर हम बात करें तो वो हुआ था गुजरात में हुआ था, सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 पर चलते हैं। राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था, ये आपको बताना है। तो राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो राजभाषा आयोग का गठन बीजी खेर की अध्यक्षता में, ए वाला विकल्प जो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है। तो जो कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है, तो उर्दू, सबको पता है उर्दू नहीं लिखी जाती। हिंदी, संस्कृत, नेपाली ये सभी देवनागरी लिपि की भाषा में लिखी जाती है। प्रश्न नंबर 19, जिन भाषा का प्रयोग पढ़ी लिखी जनता करती है, जिस भाषा का प्रयोग पढ़ी लिखी जनता करती है वह भाषा है। तो जब जिस भाषा का प्रयोग पढ़ी लिखी जनता करेगी तो उस भाषा को क्या कहेंगे, मानक भाषा कहेंगे, याद रखिएगा मानक भाषा, सी वाला विकल्प सही हो जाएगा, राजभाषा पर न जाइएगा। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से ओकार बहुला बोली नहीं है, ओकार बहुला बोली नहीं है, इसमें से कौन सा ओकार बहुला बोली नहीं है ये आपको बताना है। तो जो खड़ी बोली है वो ओकार बहुला बोली के अंतर्गत नहीं आएगी, ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 21, सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो सिंधी भाषा का जो विकास है ना वो हुआ है ब्राह्मण से हुआ है, सी वाला विकल्प सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा 21 का सी वाला विकल्प। प्रश्न नंबर 22, अधोगति शब्द में कौन सी संधि है, अधोगति शब्द में कौन सी संधि है ये आपको बताना है। तो अधोगति शब्द में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है, जो ओ का मंत्रवा है ना वो विसर्ग के स्थान पर आया है, ध्यान में रखिएगा, सी वाला विकल्प 22 का सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 कह रहा कि संविधान शब्द का संधि विच्छेद, संविधान शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना है कि कौन सा होगा। तो सम प्लस विधान होता है, ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। देखिए पहले वाले विकल्प में म हलंत नहीं दिया है, दूसरा वाला विकल्प गलत ही है और डी तो हो ही नहीं सकता, तो सी वाला विकल्प 23 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24, निम्न शब्द उपसर्ग रहित शब्द, जिसमें इसमें बताना है कि किसमें उपसर्ग नहीं है वो आपको बताना है। तो किसमें उपसर्ग नहीं है, तो 24 का सी वाला विकल्प मिठास, मिठास में उपसर्ग नहीं है, मिठास एक भाववाचक संज्ञा है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा 24 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 कह रहा है कि क्रिया या धातु के अंत में लगने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो क्रिया या धातु के अंत में लगने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं कृदंत प्रत्यय कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। और शब्द के पीछे लगेगा तो उसको तद्धित प्रत्यय कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये सुपर टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 26, रिजु शब्द का विलोम क्या होगा। तो रिजु शब्द का विलोम जो होता है वह होता है
वक्र, सीधा नहीं वक्र, वक्र मतलब टेढ़ा मेढ़ा, ठीक, याद रखिएगा, रिजु मतलब सीधा। तो ए वाला विकल्प सही हो जाएगा 26 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 27, करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है? तो करुण रस का अस्थाई भाव जो होता है वो होता है शोक होता है, ठीक, शांत रस का निर्वेद होता है, वीर रस का उत्साह होता है, और जुगुप्सा जो है घृणा का होता है। तो ध्यान में रखिएगा। प्रश्न नंबर 28, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो 16, सरल प्रश्न है, याद रखिएगा, 16 मात्राएं होती है प्रत्येक चरण में। प्रश्न नंबर 29, पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? ये आपको बताना है कि पंचवटी शब्द में कौन सा समास है। तो देखिए संख्यावाची पहले ही दिख रहा है, तो ए पर चले जाएंगे, द्विगु समास। प्रश्न नंबर 30, विराम चिन्हों को किस भाषा में लिखा गया है? विराम चिन्हों को किस भाषा में लिखा गया है ये आपको बताना है। तो विराम चिन्हों को किस भाषा में लिखा गया है? अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। 30 का सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। तो ये थे 30 क्वेश्चन, काफी इंपोर्टेंट टेट एग्जाम के रिलेटेड। तो अगर आप टेट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो जरूर लगाइएगा, हर जगह ऐसे जो प्रैक्टिस सेट आपको नहीं मिलेगा कम समय में, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन। तो चलिए दोस्त, वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप अपने तरफ से अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा। तो चलिए दोस्त, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।